वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं काफ़ी क्वेश्चन डाल चुका हूं प्रीवियस ईयर के, और हम जो है मेजरली सोशल स्टडीज़ वाला जो पोर्शन है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एचपी टैट के लिए। जून 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम डिटेल में इन प्रश्नों को चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? हु अकॉर्ड्स रिकॉग्नाइज टू ए पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पार्टी? तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग जो है किसी राजनीतिक दल को जो वो राष्ट्रीय पार्टी का जो वो रिकॉग्नाइज करता है, चुनाव आयोग ही करता है। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये किया गया था 25 जन 1950 को। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को जो वो चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। नोट रखिएगा, पेपर में बन सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको कहते हैं। और ये कौन से नंबर वाले हैं पेपर में, ये जो कौन से नंबर वाले हैं ये जरूर पूछा जाता है। तो ये 25th मुख्य चुनाव आयुक्त है, 25वें चुनाव आयुक्त है ये, राजीव कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर पेपर में एक और प्रश्न आता है कि जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका टेन्योर, इनका कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे, 6 ईयर्स का जो होता है इनका कार्यकाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट रखेंगे। और साथ में अगर बात करूं, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है, तो जो चुनाव आयोग देता है। तो कोई पार्टी, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव जो होते हैं, किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% की जो है वोट मिलना चाहिए इनको, और ये जो इनका क्राइटेरिया रहता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पार्टी जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पूछी जाती है कि इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी, ए ओ ह्यूम द्वारा। नोट रखेंगे आप इसको भी। और कब की गई थी? 1885 में की गई थी। आईएनसी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आईएनसी, माफ़ी चाहूँगा, आईएनसी की मैं बात कर रहा हूँ। 1885 में जो एस्टेब्लिश की जाती, किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम द्वारा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है आपको शुक्र ग्रह को, इंग्लिश में इसको वीनस कहा जाता है। और शुक्र ग्रह का और कौन सा प्रश्न आता है? प्रश्न आया कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ही। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, शुक्र से एक और प्रश्न आता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वो भी शुक्र को कहा जाता है। ये जो सोलर सिस्टम वाला जो सोलर हमारा सौर मंडल है, इससे एक ना एक प्रश्न एचपी टैट में जरूर बनता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से भी। और अगर हम बात करें मंगल की, ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे, मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति जो है, जुपिटर सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। और साथ ही एक और प्रश्न आता है कि सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर इसको वैक्यूम क्लीनर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एस्ट्रॉयड होते हैं, जो अपनी दिशा में जो है चक्कर लगा रहे होते हैं अंतरिक्ष में, तो उसको जो बृहस्पति का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और ये क्या करता है कि उन एस्ट्रॉयड को अपनी ओर खींच लेता है। और वो जो एस्ट्रॉयड है वो पृथ्वी की तरफ जो है वो नहीं आते, जबकि बृहस्पति का जो है गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, और तो उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसलिए इसको क्या है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर ऑफ सौर सिस्टम। सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। पेपर में प्रश्न बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। पेपर में ऐसे भी प्रश्न बनता है कि सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ये भी आप लोग नोट रखेंगे। मरकरी जिसको कहते हैं। सीक्वेंस अगर आप लोगों को बताओ, सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले आता है आपका मरकरी, एम से मरकरी लिख देता हूँ, बुध ग्रह जिसको कहते हैं। फिर आता है आपका वीनस, शुक्र ग्रह जिसको कहते हैं। फिर आता है आपका प्यारा अर्थ। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि इनमें से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो
मरकरी और वीनस के जो है उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, चांद नहीं है। मरकरी मतलब बुध और वीनस यानी शुक्र के जो है क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, मतलब चांद नहीं है इन दो के, मरकरी और वीनस के, बुध और शुक्र के। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। 3 हो गए, मरकरी, बुध और वीनस शुक्र और अर्थ पृथ्वी, और उसके बाद आता है आपका मार्स, उसके बाद आता है आपका जुपिटर, और उसके बाद आता है आपका सैटर्न, और उसके बाद आता है आपका यूरेनस और नेपच्यून। लास्ट में कौन सा आता है, नेपच्यून, जिसको अरुण और वरुण कहा जाता है। यूरेनस को अरुण, नेपच्यून जो है इसको वरुण कहा जाता है। आप लोगों को पता ही है, जब चंबा का मिंजर मेला लगता है तो किस देवता की पूजा की जाती है, नेपच्यून की जाती है, वरुण देवता की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस भी समझ गए होंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश कर दी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भी कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि सौर सिस्टम से एक प्रश्न जरूर आता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, एचपी टैट में जो है सौर मंडल से एक प्रश्न जरूर पेपर में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, कौन से राज्य में है। तो कपास मिल, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी जो है रीजनिंग लगानी होगी, थोड़ी सी अपनी अटेंटिव माइंड से करना होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपास मिलें कहाँ है, और नीचे ऑप्शन देखिए, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था कि आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी पर की जाती है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती लिए द बेस्ट होती है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो काली मिट्टी है मेजरली कहाँ पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत के मेजरली महाराष्ट्र हो गया आपका, गुजरात हो गया, थोड़ा सा वेस्टर्न भी आ जाता है वैसे तो, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह। तो यहाँ पर जो ज़्यादा मेजरली जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो इसका बेस्ट जो है काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर अदर कोई ऑप्शन जो है जो नहीं था। जैसे कर्नाटका होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, तमिलनाडु होता तब भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिंपली महाराष्ट्र दिया गया तो इसका तो डायरेक्ट आंसर था महाराष्ट्र जो है वो कपास मिलें पाई जाती है। जहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा होगी, जहाँ कपास ज़्यादा होगी, वहीं तो सबसे ज़्यादा मिलें भी, कपास की मिलें भी वहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। बाकी ऑप्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। गोवा में से क्या प्रश्न आता है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ है। 19 दिसंबर 1961 में जो है गोवा आज़ाद हुआ है। पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट रख लेंगे। साथ ही जो है 1987 में जो है गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था 1987 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोवा किससे आज़ाद हुआ है, पोर्चुगीज़ से हुआ है, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ है। और अगर पूछा जाए कि उड़ीसा का, ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, तो उड़ीसा से क्या प्रश्न आता है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, कहाँ है, कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है, कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट जरूर कर लिए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं हम, यूएन 2 है, एक माफ़ी चाहूँगा ईयू, यूरोपियन यूनियन, ईयू की बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैंने यूएन बोल दिया। यूरोपियन यूनियन, यूएन की भी हम बात करते हैं, अगर बोल ही दिया तो उसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 2 है ये, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस। तो यूरोपियन यूनियन में जो है सबसे पहले प्रश्न आता है कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ है, तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ है। कितनी, 27 कंट्रीज़ है। और यूरोपियन यूनियन जो है वो कब बना था, 1993 में बना था। कब बना था, 1993 में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1993 में जो है यूरोपियन यूनियन बना हुआ है। और 24 अक्टूबर 1945 को जो वो बना आपका यूनाइटेड नेशन, 24 अक्टूबर 1945 में, ये डेट आप लोग नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग पूछेंगे सर अगर यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज़ है तो यूनाइटेड नेशन में कितनी है, तो यूनाइटेड नेशन में है आपकी 193। अगर यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल है ये। तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट रखेंगे। सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यूरोपियन यूनियन की बात करें हम, यूरोपीय संघ की, तो इसकी 27 मेंबर कंट्रीज़ है। 1993 में ये 1993 में जो एस्टेब्लिश किया गया था। और
यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में और 24 अक्टूबर 1945 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था और मेंबर्स कंट्रीज है 193। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। बाकी भी हम बात कर लेते हैं, जैसे ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि फ्रांस की कैपिटल कहाँ है, पेरिस है। अगर हम बात करें यूक्रेन की कैपिटल, क्योंकि पूछी जा सकती है क्योंकि अभी बात चला हुआ है यूक्रेन और रशिया का, तो यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है, कीव। याद रखिएगा कीव जो है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं KYIV। कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है। फ्रांस की पेरिस बताई और जर्मनी की मैंने बर्लिन अभी बताई नहीं है। जर्मनी की क्या है, बर्लिन जो है कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल भी एक कभी ना कभी पेपर में आ ही जाती है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है HP टैट में। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को मिल गई है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। डेज में से प्रश्न जरूर आते हैं HP टैट में, तो आप लोग डेज को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेज जो आप लोगों को करवाने की। जैसे कि 24 दिसंबर आया हुआ कि ये जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर कौन सा डे मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 25 दिसंबर को जो वो किसके रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। अटल बिहारी के बर्थ पर जो है गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। मैं 25 दिसंबर की अभी बात कर रहा हूँ। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सुशासन दिवस कहा जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अटल बिहारी के बर्थ पर जो है ये हाल ही में शुरू किया गया है। हाल ही तो क्या, कुछ साल पहले ही, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पेपर में पूछा जाता है। 25 दिसंबर 24 दिसंबर दोनों ही कोरिलेट करके याद रखने हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, और अटल बिहारी के बर्थ पर जो है मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो 24 नवंबर लिखा हुआ है, इसको हम जो है थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 26 नवंबर लिखा हुआ है, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विधि दिवस मनाया जाता है, भारत का विधि दिवस। इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको लॉ डे कहते हैं। 26 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है 1949 में जो है वो भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। इसलिए बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 में 1949 में हुआ है, तो इसलिए ये विधि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें 26 जनवरी की, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे जिसको कहते हैं। 25 जनवरी मतदाता दिवस, जिसको वोटर डे जो कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। सारे लगभग मैंने जितने भी मेरे से कोशिश हो सकी उतने मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेज करवाने की कोशिश की है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको लाइटली मत लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का क्या चिन्ह है? तो NSS का चिन्ह जो है वो रथ है, चक्कर, रथ का जो चक्कर है, और कोणार्क टेम्पल से जो लिया गया है, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहता है। उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल का जो रथ का सर्कल है, वहाँ से जो है NSS का जो है लोगो लिया गया है, चिन्ह लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि कोणार्क टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है, और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें कि NSS की जो स्थापना हुई है, कब हुई है? 1969 में हुई है। एस्टेब्लिशमेंट भी पूछी जाती है, ईयर भी पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। 1969 में जो है नेशनल सर्विस स्कीम जो है एस्टेब्लिश किया गया है। साथ में इसका जो है मोटो भी आता है, कि इसका जो मोटो है वो क्या है? नोट मी बट यू। इसका मोटो क्या है? नोट मी बट यू। NSS की मैं बात कर रहा हूँ। अगर NSS की बात की है तो NCC से भी क्वेश्चन आ सकता है, माफ़ी चाहूँगा। NCC की भी बात की जा सकती है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी 16 अप्रैल, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट भी आ सकती है। 16 अप्रैल 1948 को, 1948 को जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 16 अप्रैल है ये। 16 अप्रैल 1948 को जो है NCC के एस्टेब्लिश किया जाता है। और NCC का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। NSS का क्या था? नोट मी बट यू। NCC का क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1948 को इसको जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। इन डेट्स को जरूर याद रख लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही आई थी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, ये कब आई थी? 1830 और 40 के दशक में जो है ये 1830 के दशक जिसको हम बोल सकते हैं 1830 से 1840 के दशक में ये आई हुई है। और बाकी भी हम बात कर लेते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जो है फादर ऑफ हरित क्रांति वर्ल्ड लेवल पर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एचपी टैट में जरूर ये प्रश्न आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हरित क्रांति के विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। साथ ही अगर इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जो है क्या माना जाता है? हरित क्रांति के जनक माना जाता है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं अभी। और ये लगभग मेरे ख्याल से 1960 के दशक में ही आई हुई है हरित क्रांति। वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तर पर कौन बताया मैंने? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग नोट कर लीजिएगा। और भारत में कौन बताए? एम.एस. स्वामीनाथन। और एक और आता है आपका कि श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका वर्गीस कुरियन। भारत में वर्गीस कुरियन माना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो भी किससे रिलेटेड है? श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड थी? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड थी। हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी? तो ये फसलों से, दालें तिलहन जो है इनसे जो है रिलेटेड है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे काफ़ी कुछ। यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? तो विश्व में आर्थिक मंदी आई हुई है ऑप्शन ए 1929 में। और 1929 के जो दशक था इसमें जो आई हुई है 1930 के वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात की जा रही है। एक और प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि जो इंडिया में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो वो कौन से आर्टिकल में आती है? तो वित्तीय आपातकाल जो वो 360 में आता है, आर्टिकल 360 में। और पेपर में प्रश्न ऐसे भी बनता है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो एक भी बार नहीं लगा है। 0 टाइम्स जो है वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो ये प्रश्न भी बनता है और पेपर में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जो है इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर बनता है एचपी टैट में। तो इसका जो सही आंसर है उड़ीसा में है। पेपर में प्रश्न आता है कि हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? राज्य में पूछा गया तो उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बनता है प्रश्न ये कि हीराकुंड बांध जो वो कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। और अगर हम बात करें हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इसकी लेंथ कितनी है? 4.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कितनी? 4.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। लेंथ का मतलब है कि यहाँ से मान लो ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, फ्लो कर रही है कोई भी रिवर, तो यहाँ पर जो है एक वॉल लगा दी जाती है जिस पानी को रोकने के लिए, डैम को बनाने के लिए। तो जो ये इस वॉल की ही लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितनी है? 4.8 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर इतनी जो है पूरी कितनी है? 4.8 किलोमीटर की लेंथ है इस वॉल की। तो इसलिए विश्व का सबसे लंबा क्या है? डैम है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? भाखड़ा बांध है। कौन से जिले में है? बिलासपुर जिले में है। और कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। और क्या पूछा जाता है इसमें प्रश्न कि कौन से जिले में है? बिलासपुर, मैंने बता दिया हिमाचल प्रदेश की। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट रखेंगे। उत्तरांचल ऑप्शन डी की अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड कर लीजिएगा। उत्तराखंड में कौन सा फेमस डैम है? पेपर में पूछा जाता है, यहाँ पर खंड कर लीजिएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिखना थोड़ा टफ हो जाता है, तो यहाँ पर खंड कर लीजिएगा, उत्तराखंड। और इसका जो है उत्तराखंड में कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, 2 और इंपॉर्टेंट बांध है जो एचपी टैट में पूछे जाते हैं। एक है आपका नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कौन सी नदी पर है? पेपर में प्रश्न बनता है, तो ये है कृष्णा नदी पर। और कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। एक और प्रश्न आता है कि अलमाटी बांध कहाँ है? तो अलमाटी बांध है आपका कर्नाटका में। और कौन सी नदी पर है? तो ये भी कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटका, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं ये दोनों ही बांध। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, स्टार लगा देता हूँ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सिलिकन घाटी कौन है? कौन सी घाटी को जो है सिलिकन घाटी कहा जाता है? तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है, बेंगलोर को जो है सिलिकन घाटी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और भी बहुत कुछ कहा जाता है। इसको कहा जाता है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल। इसको भी आप लोग नोट रखेंगे, पेपर में अगली बार, इस बार जो है ये आ सकता है। पिछली बार अगर ये पूछा गया था कि सिलिकन घाटी किसे कहा जाता है, तो इस बार पूछा जाता है कि आईटी कैपिटल किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर जो वो कर्नाटक की राजधानी है। अगर हम बात करें
बेंगलोर की। और तो इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेस के काम करता है इसरो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में ही। साथ ही इसरो के हेड कौन है? इसरो के हेड है एस सोमनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के हेड है। इसरो की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और एस सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है, सोमनाथ। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में से क्या क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1984 में क्या हुआ है? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है। और इसमें कौन सी गैस जो है वो रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतमय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतमय योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अच्छा, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को जो है इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था, योजना आयोग का। पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, योजना आयोग के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? माफी चाहूँगा, नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? नीति आयोग के हेड होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? सुमन वेरी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये इस बार पेपर में पूछा जा सकता है। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। नीति आयोग के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? सुमन वेरी। इसका जो सही आंसर था 1950। और इसका जो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है सुमन वेरी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सुमन वेरी। स्टार लगा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने बता दिया, जो नीति आयोग है इसको जो हेड करते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है सुमन वेरी। और 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। और ये गैर संवैधानिक बॉडी है नीति आयोग। ये भी प्रश्न बनता है कि नीति आयोग जो वो क्या है? संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, ऐसे ऐसे करके। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब कि ये जो नीति आयोग बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कई मेंशन है कि नीति आयोग बनना चाहिए और ऐसे काम करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर काफ़ी कुछ। वैसे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं और भी, लेकिन हम बाकी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से अभी तक के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मूव करते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा सकता है इस बार भी। और इससे थीम क्या थी 2023 की? तो 2023 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी एक्सलेट इक्वेलिटी जो है इसकी जो है 2023 की जो है थीम थी। वेरी इंपॉर्टेंट, थीम में से क्वेश्चन बनता है इक्वेलिटी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इक्वेलिटी जो है इसकी थीम थी 2023 की। अच्छा, मार्च से और भी आप लोगों को याद आ रहा होगा कि 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और विश्व 22 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 22 मार्च और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और विश्व जल दिवस की जो है 2023 की थीम वो भी सिमिलर ही थी लगभग, एक्सलेट चेंज। बस एक्सलेट चेंज जो है वो शब्द लगाना है, चेंज, एक्सलेट चेंज। और महिला दिवस की थी, महिला 8 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस की जो थीम थी वो थी एक्सलेट इक्वालिटी। और जल दिवस की जो थीम थी 2023 की 22 मार्च को मनाया जाता है एक्सलेट चेंज। दोनों याद रखेंगे आप लोग, पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।